हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम सीईटी 10+2 के लिए एक और धमाकेदार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साइंस को हम इतने इजी वे में क्लियर कर लेंगे कि आप आराम से सीईटी 10+2 को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस बेहतरीन ऑनलाइन के अंदर आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक अपना रहने वाला है मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, धातु, अधातु और उपधातु। दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो सीईटी 10+2 के अलावा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह टॉपिक रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके चुटकी भर के अंदर आप बहुत कम समय में इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कैसे हम उनको क्लियर कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम सीखेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन का। और इसमें सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं मेटल्स के बारे में कि धातुएं क्या होती हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि मेटल है क्या चीज। तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और किस प्रकार से हम उनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो लाडले ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने पास में है धातु। देखो, धातुओं की जब बात करते हैं तो इसको आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार से रखा जाता है। देखो, ये आपके सामने मैंने एक तत्वों को दर्शाने के लिए एक आवर्त सारणी बनाई है। बेटा ध्यान देना, इस आवर्त सारणी में लगभग बीचों बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पाई जाती है। कौन सी रेखा पाई जाती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा पाई जाती है। और इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर के जितने भी तत्व हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बता के जा रहा हूं, याद रख लेना। आज के बाद में आप धातु नहीं भूलोगे। बाईं ओर के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो पहला डेफिनेशन तो अपने पास में यह बनता है कि धातुएं कहां पाई जाती हैं। तो आवर्त सारणी में कहां पर पाए जाएंगे? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर के सारे एलिमेंट्स, सारे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इसके अलावा देखो, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके अलावा यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन बनानी है तो आपको ध्यान रखना है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। बस सीधा सा फंडा याद रखना, दुनिया के वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बना लेते हैं, उन सभी को किसके नाम से जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरे लाडले, कि यानी आवर्त सारणी के बाईं ओर के जो एलिमेंट्स हैं उनको धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उनको भी किसके नाम से जानते हैं? धातु के नाम से। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करते हैं। देखो, यहां पर मैंने जैसे लिखा सोडियम, और बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। और ये क्या काम करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है, यानी धनायन बन गया। तो यहां पर सोडियम को हम क्या कह सकते हैं? धातु कह सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं धातुओं के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान देना, धातुएं मुख्य रूप से कठोर होती हैं। धातुएं मुख्य रूप से क्या होती है? कठोर होती हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कुछ ऐसी धातु हैं जो मुलायम होती हैं। तो बेटा याद रख लेना, 3 एग्जाम्पल बड़े देके जा रहा हूं। लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ये 3 धातु ऐसी होती हैं जो मुलायम होती हैं। याद रह जाएगा बिल्कुल, कैसी होती हैं? ये मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो निम्न में से चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन होगी इसके अंदर? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डेफिनेटली याद रह जाएगा। तो देखो, हमने धातु के बारे में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर लिया, यानी कठोर होती हैं धातुएं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम हैं। वो कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके अलावा देखो, काम की बात करते हैं। धातु जितनी भी हैं उनका गलनांक उच्च होता है। कैसा होता है? गलनांक उच्च होता है। लेकिन आपको 2 धातु पकड़नी है, एक तो गैलियम और दूसरी बेटा सीजियम। ये ऐसी धातु होती हैं जिनका गलनांक निम्न होता है, इसलिए इनको हथेली पर रखने पर ये पिघलने लगती हैं। तो एक और धातु के बारे में महत्वपूर्ण बात हमें प्राप्त हुई
कि हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है? तो गैलियम और सीजियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो मैं साथ साथ में क्वेश्चन क्लियर करवाते जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी धातु है जिनका गलनांक निम्न होता है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, एक तो गैलियम है और बेटा दूसरी कौन सी है? सीजियम है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो धातु के बारे में और कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण बातें यहां से हम प्राप्त करते हैं। देखो धातुएं विद्युत की और उष्मा की सुचालक होती हैं। यह हमें बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलता है कि धातुएं विद्युत की और उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। सबसे अधिक सुचालकता की यदि बात करें कि भाई सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, तो देखो सबसे ज्यादा सुचालक की बात करते हैं तो आपके सामने एक शब्द आना चाहिए, सुचालक। इसमें आपको याद रखना है सिल्वर। क्या याद रखना है इसके अंदर? सिल्वर। चांदी सबसे अधिक सुचालक धातु है, याद रह जाएगा। लेकिन इसका सुचालकता के आधार पर एक अपवाद है और वो अपवाद आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा यहां पर अपवाद सीसा, याद रख लेना, सीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीसा। और साथ में आपको याद रख लेना है पारा यानी मरकरी। दो ऐसी धातु हैं जो किसका काम करती हैं? कुचालक का काम करती हैं। मैं कहता हूं लाखों बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत की उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? तो आपको दो याद रखनी है, एक आपके सामने सीसा है और दूसरा आपके सामने कौन सा है? पारा है। बिल्कुल याद रह जाएगा। तो देखो कुछ नॉर्मल से पॉइंट हमने किसके बारे में जाना? धातुओं के बारे में जाना। पहला कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धनायन बनाती है, कठोर होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। इस प्रकार के टॉपिक अपने पास में कुछ देखने को मिले। अब देखो धातुओं की बात करते हैं तो आपको याद रखना धातुएं क्या करती हैं? जल के साथ में, अम्लों के साथ में क्रिया कर, जल के साथ में और अम्लों के साथ में क्रिया कर क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाने का काम करती हैं। तो बिल्कुल समझ में आएगा। छोटे छोटी सी बातें थी जो हमने किसके बारे में जाना, आपके सामने टॉपिक था मेटल के बारे में। अब मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और इसका ही पड़ोसी है जिसको हम अधातु के नाम से जानते हैं। देखो अधातु का मतलब है नॉन मेटल, बिल्कुल नॉन मेटल है। और सीधा सा डेफिनेशन आपको वही बनाना है जिस प्रकार से हमने किसके बारे में बनाया? धातु के बारे में बनाया। देखो आवर्त सारणी के बीचों बीच कौन सी है रेखा भाई? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसको सीढ़ी नुमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दाईं ओर के तत्व, याद रख लेना किस ओर के तत्व की बात करेंगे? हमें दाईं ओर के तत्व की बात करेंगे। और दाईं ओर के तत्व क्या कहलाते हैं मेरे लाडले? अधातु कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। पहला पॉइंट। अब इसके बाद देखो दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं हम इसका कि धातु के विपरीत गुण रखने वाले तत्व, धातु के विपरीत गुण रखने वाले तत्व, गुण रखने वाले तत्व, रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं भाई? अधातु कहलाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने पास में है, धातु के विपरीत गुण रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण अधातुओं की बात करते हैं। जैसे देखो मेरे सामने एक शब्द आता है आयोडीन, और मैं कहता हूं कि घोल करके पी लेना, रट्टा लगा लेना, भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आयोडीन जो है वो चमकीली अधातु है। तो कई बार अधातु के बारे में पूछा गया कि निम्न में से चमकीली अधातु कौन सी है, जबकि धातुओं के गुण जो है ना वो चमकीले होते हैं, अधातुओं के गुण जो होते हैं वो इनके विपरीत होते हैं। लेकिन अगला आपसे ये पूछे कि निम्न में से चमकीली अधातु कौन सी है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आ जाना चाहिए आयोडीन। क्या आ जाना चाहिए? आयोडीन आ जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा देखो इसके बारे में बात करते हैं, द्रव्य अधातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मसाला आपके लिए, द्रव्य अधातु की बात करते हैं। और द्रव्य अधातु के अंदर आपको याद रख लेना है ब्रोमीन को। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, याद रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने किसके बारे में प्राप्त की? अधातु के बारे में। अब सीक्वेंस को जारी रखते हैं और आपके सामने एक शानदार सा, दमदार सा एक इसी का ही प्रकार है जिसको हम बोलते हैं उपधातु। दोस्तों याद रखना, उपधातु को हम कहते हैं अर्धधातु। क्या कहते हैं इसको? अर्धधातु। यानी इसको कैसा मेटल बोल देंगे? अबे इसको हम बोल देंगे सब मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा पॉइंट है। देखो इसमें किसको क्या पढ़ना पड़ेगा? यानी वे तत्व
जो किस किस के गुण धर्म रखते हैं, धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों के गुण धर्म रखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, दोनों के गुण धर्म रखते हैं, गुण धर्म रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्धधातु या उपधातु कहलाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी के अंदर जो हमने सीढ़ी नुमा रेखा बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई है, इसके ऊपर आने वाले तत्वों को किसके नाम से जानते हैं? उपधातु के नाम से जानते हैं। और प्रकृति में याद रखना मेरे लाडले, केवल 7 ही तत्व ऐसे हैं जो किसका काम करते हैं? वो किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? अर्धधातु का काम है करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखो हम बात कर लेते हैं, जैसे बोरोन है ना, जैसे आपको याद रखना है बोरोन है। इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं सिलिकन है, इसके बाद में जर्मेनियम है, इसके अलावा आर्सेनिक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा एंटीमनी है, इसके अलावा एंटीमनी। और एंटीमनी का प्रतीक कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रख लेना, SB होता है, भूल मत जाना। एंटीमनी है, इसके अलावा टेलेरियम है, इसके अलावा पोलोनियम है। 1 2 3 4 5 6 7 एक गिलास पानी लेना और घोल करके पी जाना। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि निम्न में से उपधातु कौन सी है? तो याद रखना, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, याद रह जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो बोरोन है इसकी बात करते हैं, ये बोरोन की बात करते हैं। बोरोन जो होती है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपधातु है। क्या कैसी है? उपधातु। और सिलिकन और जर्मेनियम किसके रूप में काम करते हैं? अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी उपधातु को सेमीकंडक्टर के रूप में काम में लेते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए सिलिकन और जर्मेनियम, याद रह जाएगा। और ये जो पोलोनियम जो आपके सामने लिखा गया है, ये सबसे अधिक समस्थानिक बनाने वाली उपधातु है। कैसी बनाने वाली? समस्थानिक बनाने वाली उपधातु है। समस्थानिक क्या होता है? यानी 2 या 2 से अधिक तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको किसके नाम से जानते हैं? समस्थानिक के नाम से जानते हैं। और बेटा यहां पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना, एंटीमनी। और एंटीमनी को माचिस की तिल्ली या माचिस बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से कि अर्धचालक का काम करने वाली उपधातु कौन सी है? तो सिलिकन और जर्मेनियम। और यहाँ पर एंटीमनी जो है वो माचिस बनाने में काम में ली जाती है। पोलोनियम ज्यादा से ज्यादा समस्थानिक बनाने के रूप में काम में आती है। अब देखो सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लेते हैं, धातुओं के प्रमुख अयस्क। मैं कहता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक। लोह धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूले, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अभी फिलहाल सीईटी जो कॉलेज लेवल के ऊपर एग्जाम हुआ था, यहां से धातु अयस्क से काफी क्वेश्चन सामने आए थे। तो मेरे लाडले ध्यान देना, यानी लोह धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हेमेटाइट, यानी Fe2O2 जो होता है वो किसका अयस्क है? तो आपको बताना है लोहा। मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट और कॉपर पाइराइट। और काफी बार एग्जाम में कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण देके जा रहा हूं, 5 स्टार वाला एक अयस्क देके जा रहा हूं जिसका नाम है कॉपर पाइराइट। और उसका फॉर्मूला बन जाएगा CuFeS2। बिल्कुल एक बार फिर से आप इसको रीड आउट कर लेना, अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अब देखो सीक्वेंस को जारी रखते हैं और इसी कड़ी में देखो हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अयस्क की। ध्यान देना, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिनाबार। सिनाबार मरकरी का अयस्क है और इसका प्रतीक अपने पास में आ जाएगा HbS। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अयस्क के रूप में, सिनाबार जो है वो किसका है? तो मरकरी का। गेलेना किसका है भाई? तो PbS गेलेना, यानी किसका है? Pb का मतलब क्या होता है? लेड। मैं लिख देता हूं, Pb का मतलब मेरे लाडले है लेड। इसको आप क्या पढ़ सकते हो? सीसा भी पढ़ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। इसी कड़ी में देखो डोलोमाइट, और इसी ही मतलब जो सीईटी जो है कॉलेज लेवल का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो याद रखना, एक तो मैग्नीशियम का और एक कैल्शियम का। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब देखो अर्जेटाइट किसका है? तो आपके सामने है अर्जेंटीना का। इसके बाद में बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का।
जिंकाइट किसका है? जिंक का। और चिल्ली साल्ट पिटर, एक और लो खुराक, एग्जाम की दृष्टि से चिल्ली साल्ट पिटर किसका है? तो सोडियम नाइट्रेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूछा जा सकता है चिल्ली साल्ट पिटर किसका एस्क है? तो सोडियम नाइट्रेट का होता है मेरे लाडली। बिल्कुल। अब देखो इसी सीक्वेंस में कुछ और बातें करते हैं। तांबा, जो तांबा जो है, और तांबा का नाम आते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए Cu, और Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। कॉपर के कौन कौन से एस्क अपने सामने आते हैं? तो देखो क्यूप्राइट आता है जिसका नाम कॉपर ऑक्साइड है, रूबी कॉपर है, कॉपर ग्लांस सल्फाइड है, कॉपर पाइराइट है, और इसके बाद में मेलाकाइट है। ये आपके सामने किसके एस्क डाले हैं मैंने? कॉपर के एस्क डाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखो हम बात करते हैं बहुत ही शानदार, एक दमदार, जो काफी बार एग्जाम में दखल अंदाजी करने वाला टॉपिक है। यहां पर ये हमें क्या कहना चाहता है कि फ्यूज तार किससे बनता है? फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? तो आपको याद रखना लेड और सीसा। और बेटा वो जो फ्यूज तार जो है उसके अंदर वेल्डिंग करने के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वेल्डिंग के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो सीसा और टिन को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? सीसा और टिन को। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, दो धातु के चालक तारों को आपस में वेल्डिंग करने के रूप में किसको काम में लेते हैं? सीसा और टिन को काम में लेते हैं। नाइक्रोम, तो आपको पता है नाइक्रोम कहां पर पाई जाती है? तो देखो आपको याद रखना है जो विद्युत प्रेश है, स्त्री है, उसकी जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। उसमें निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और किसको काम में लेते हैं? आयरन को काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना नाइक्रोम का निर्माण किससे होता है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब देखो इसका यूज देखते हैं, बात करते हैं। हीटर या उष्मक के में उपयोग किया जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेलुनियम प्रेशर कुकर में काम में लेते हैं। और इसमें 50% तो हम किसको काम में लेते हैं? एल्यूमिनियम को। और 5% किसको मिलाया जाता है? मैग्नीज को मिलाया जाता है। ध्यान रखना। अब इसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं एक और मिश्र धातु। देखो मिश्र धातु में क्या होती है? धातु प्लस धातु को मिलाओ, या फिर इसके अंदर हम किसको मिला सकते हैं? अधातु को। तब जाकर के अपने पास में क्या बन जाती है? मिश्र धातु। देखो ठोस विलयन का उदाहरण है एवं समांगी मिश्रण होता है। बिल्कुल ठोस होने वाला है। और कैसा मिश्रण होता है? समांगी, क्योंकि इसमें धातु लो चाहे अधातु, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाना होगा। निश्चित अनुपात में मिला मिश्रण क्या कहलाता है? यहाँ पर मिश्र धातु कहलाता है। देखो पित्तल, मैं कहता हूं कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कॉपर प्लस के जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? तो आपको ध्यान रखना पित्तल। देखो डच मेटल, कॉपर और जिंक को काम में लेकर के जो हम मिश्र धातु बनाते हैं उसको कहते हैं डच मेटल। इसी कड़ी में देखो कांसा, और कांसे के बर्तन देखो कॉपर और जिंक धातु को मिलाने से बनते हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर को लेंगे, टिन को लेंगे, और साथ साथ में किसको ले लेंगे हम? निकल को। इसके बाद में गन मेटल, और गन मेटल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में ये टारगेट करता है कॉपर को, टिन को और जिंक को मिलाने से गन मेटल का निर्माण होता है। बिल्कुल। अब देखो इसमें हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से जो हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिस्कस किया है उनको हम कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। हर एक क्वेश्चन को समझना है और जानना है, परखना है, आंसर देना है। सारी की सारी बातें हमने थ्योरी क्लास में कर ली हैं। देखो क्या कहता है, माचिस निर्माण में किन का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ही धमाका आपके सामने। ऑप्शन में क्या लिखा है बेटा? फॉस्फोरस, सल्फर, एंटीमनी। डी में कह रहा है ये सभी, और ई ऑप्शन में कह रहा है कि ए व बी। तो दीजिए करेक्ट आंसर। यहां पर आप क्या सोच सकते हैं? यहां पर आप किसको लॉक कर सकते हैं? माचिस के निर्माण में किसको काम में लेते हैं? तो याद रखना माचिस के निर्माण में हम फॉस्फोरस को काम में लेते हैं। और फॉस्फोरस की बात करें तो यहां पर हम किसको काम में लेंगे भाई? लाल फॉस्फोरस को काम में लेंगे। एक तो किसको काम में लेते हैं? लाल फॉस्फोरस को। इसके अलावा सल्फर को भी काम में लेते हैं और एंटीमनी को भी काम में लेते हैं। तो यहां पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो मेरे सामने हो गया डी ऑप्शन। तो मैं यहां पर लॉक कर रहा हूं डी ऑप्शन को, और आप भी किसको लॉक करने वाले हैं? डी ऑप्शन को। तो एक शानदार धमाका आपके सामने रहा। पहला ही क्वेश्चन जो धातु के बारे में आपके सामने निकल के आया कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। सीक्वेंस में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है कि धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण धर्म है।
तो हमने आज की क्लास में चर्चा किया है। तो देखो पढ़ते हैं कौन कौन से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट है? डेफिनेटली। देखो यहां पर हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। अब साहब दूसरे की बात करो, एकल परमाणविक होती हैं। तो धातुएं हमेशा एकल परमाणविक ही होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो याद रखना धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए अम्लों के साथ में क्रिया करते हैं। तो ये अपने पास में तीसरा स्टेटमेंट भी राइट है। धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातुएं जो होती हैं वो जल से क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो यहाँ पर केवल 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, या फिर सभी कथन सही हैं। तो आपको जाना है किसके पास में? डी ऑप्शन के पास में जाना है। दिए हुए स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है, लॉक करना नहीं भूलें डी ऑप्शन को। ये धातुओं के बारे में कुछ गुण धर्म थे। अब देखो इसका करेक्ट आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है। तो मैं बता देता हूं, ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है और जिनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और यहां पर अपने पास में कह रहा है कि धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। तो मेरे लाडले गौर कर लेना, यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना। करेक्ट ऑप्शन निकल के जो आया मेरे सामने वो अपने पास में हो गया ए ऑप्शन। तो धातुओं के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया, नई चीज आपके सामने देखने को मिली, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब इसी सीक्वेंस में देखो कितना शानदार दमदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही अच्छा देख पा रहे हैं आप। द्रव्य अधातु है, आपको बताना द्रव्य अधातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने मैंने लिखे हैं, मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है, ब्रोमीन है। दो करेक्ट आंसर। यहां आप किसको लॉक करने वाले हैं? बिल्कुल देखो ध्यान से, द्रव्य अधातु की बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि लगा लीजिएगा 5 स्टार और वापिस एक गिलास पानी उठाइएगा और पी जाइए घोल करके कि द्रव्य अधातु की बात करें तो आप मेरे लाडले किसको लॉक करने वाले हैं? ब्रोमीन को लॉक करने वाले हैं। किसको लॉक करने वाले हैं? ब्रोमीन को लॉक करने वाले हैं। और यदि बेटा यहां पर अगला ये पूछ ले कि मेरे को ये बताओ कि धातु द्रव्य या ऐसी कौन सी धातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कमरे के ताप पर मरकरी, या जिसको आप क्या कह सकते हो? पारा, या जिसको आप क्या कह सकते हो? Hg, ये क्या पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने दोनों बता दी हैं आपको कि अधातु कौन सी है जो द्रव्य होती है, ब्रोमीन, और धातु कौन सी है जो होती है द्रव्य। तो आपको याद रखना है मरकरी और पारा। बिल्कुल आगे बढ़े सर जी, आगे बढ़ो। और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, कितना शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने है भाई साहब, लॉक कर दीजिएगा इसको। और इसका करेक्ट आंसर देने के लिए पूरा प्रयास करना है आपको। सर्वाधिक क्रियाशील धातु बताइए, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके पास में पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो बेटा इसको आज के बाद में आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक शानदार सी खुराक देके जा रहा हूं, एक ऐसी सीक्वेंस बता के जा रहा हूं जो आपके माइंड में छपने वाली है, और ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करने वाले हैं। देखो आपको एक श्रेणी के बारे में बता देता हूं। धातुओं को जब उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखते हैं तो प्राप्त होने वाली सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी में बेटा सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, और उसके बाद में आपका आ जाएगा लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में कॉपर आ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा मरकरी, और उसके बाद में आ जाएगा सोना, और उसके बाद में आ जाएगा चांदी। ये धातुओं का क्रियाशीलता का घटता क्रम है। अब इसमें देखो बेटा सबसे ऊपर ही ऊपर कौन है? पोटेशियम। और पोटेशियम के बारे में आपने अच्छा सुना होगा कि पोटेशियम ऐसी धातु है जो वायु तथा जल के संपर्क में आकर के आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको किस में डुबो करके रखा जाता है? केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु की यदि बात करें तो लॉक कर दीजिएगा मेरे लाडले, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु मानी
जाती हैं। नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। एक धमाका जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो हम चर्चा करते हैं एक शानदार दमदार एक और शानदार खुराक पर, वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय तथा अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपको ऑक्साइड बताने जिनकी प्रकृति क्षारीय और अम्लीय दोनों होती है। और याद रख लेना बेटा, इस प्रकार के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब चर्चा करते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, या फिर अगला कह रहा है कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन होगा। और जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं बेटा वो किससे बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। किससे बनते हैं? धातुओं से। तो इस बात को भी आपको नहीं भूलना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहां से निकल के आए? उभयधर्मी ऑक्साइड निकल के आए आपके धातुओं से जिनकी प्रकृति क्षारीय और कैसी होती है? अम्लीय। मिला शानदार क्वेश्चन। अब देखो धातुओं के बारे में, तत्वों के बारे में और बात करते हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम हुआ जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो? एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज किसको कहते हैं? का क्रमशः किन घटकों का अनुपात 3:1 शानदार मिश्रण होता है। देखो हम किसको मिलाएं कि अपने पास में एक्वारेजिया बन जाए, अम्लराज बन जाए, धातुओं को गलाने वाला तरल पदार्थ बन जाए। आपके सामने अनुपात दिया अगले ने 3:1। देखो 3:1 की बात कर रहा है। मैं सीधा ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा, आंसर के पास जाने वाला हूं। मैं ले लूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में। किसको ले लूंगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में एक शानदार से अम्ल को ले लूंगा जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। और इन दोनों का अनुपात देखो कौन से ऑप्शन में है भाई? ए ऑप्शन में दिया हुआ है HCl व HNO3। तो सर जी ये तो दिया हुआ है, आगे भी कहीं मिल जाएगा आपको डी ऑप्शन में। लेकिन आपको याद रखना है HCl का अनुपात 3 होगा और HNO3 का अनुपात कितना होगा? 1 होगा। तब जाकर के आपके सामने क्या बन जाएगा? एक्वारेजिया। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें, अपने नोट्स में डालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 2 नंबर है किसी भी एग्जाम के लिए जो आपको बहुत अधिक फायदा दे सकते हैं, आपकी मेरिट में बहुत अधिक फायदा कर सकते हैं। तो आपको याद रखना एक्वारेजिया क्या होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया कर तैरने लग जाती हैं। एक शानदार सी खुराक आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। धातुएं जो जल के साथ क्रिया करती हैं और क्रिया करने के बाद में तैरने लग जाती हैं। बेटा ऑप्शंस दिए हैं पोटेशियम तथा सोडियम, एल्यूमिनियम तथा जिंक, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम और जिंक तथा आयरन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि ऐसी धातु की बात करें जो पानी के साथ में क्रिया कर तैरने का काम करती है, तो बेटा आपको नो डाउट सीधा मेरे लाडले किसको लॉक कर देना है? सी ऑप्शन को लॉक कर देना है, क्योंकि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कैल्शियम और दिया हुआ है आपके सामने मैग्नीशियम। ऐसी दोनों धातु हैं जो पानी के साथ में क्रिया करती है और तैरने का काम करती हैं, और प्रकृति में ऐसी कोई भी धातु नहीं है जो इस प्रकार का गुण धर्म रखती है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट। अब इसके बाद में एक और अच्छी खुराक क्या कहता है? उच्च क्रियाशील धातुएं, और उनकी बात करते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम आदि का उनके एस्कों में शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा, अपचयन के द्वारा, जहाग पलवन विधि के द्वारा, या फिर यहां पर डी ऑप्शन में लिखा हुआ ये सभी विधियां। तो आप इसका करेक्ट आंसर दें। उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं दो आपके सामने सोडियम तथा पोटेशियम, उनका हमें करना शोधन शुद्धिकरण। तो हम किस टेक्निक को काम में लेंगे, किस मेथड को काम में लेंगे? क्या मैं डी ऑप्शन लॉक कर दूं? क्योंकि यहां पर दिया हुआ ये सभी, तो ये सभी के चक्कर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा डी के पास में जाते हैं, क्योंकि ये तो होने वाला है। लेकिन वहीं पर अपनी गलती हो जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसका तो करेक्ट आंसर क्या था? विद्युत अपघटन था, और विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इनका शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, और सोडियम क्लोराइड में कौन छुपा मेरे लाडले? सोडियम धातु। जब इसके अंदर हम किसको प्रवाहित कर देते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, तो यहां पर अपने पास में निकलता है सोडियम प्लस का क्लोरीन गैस और प्लस का कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से यहां से प्राप्त होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन विधि को काम में लेंगे। अब देखो सीक्वेंस को जारी रखते हैं
और कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, किस मेथड में काम में लेते हैं। ये 2018 के अंदर रेट में आया हुआ क्वेश्चन है और पिछली बार ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग कब किया जाता है। तो देखो, सल्फाइड एस्को में, ऑक्साइड एस्को में, धातु शोधन की अंतिम विधि में, या फिर कार्बोनेट एस्क में। तो आज हम इसमें दो बातों का चर्चा करेंगे। देखो, एक तो निस्तापन, तो मैं सीधा करेक्ट आंसर के पास में जाता हूं। पहले तो निस्तापन विधि जो है वो किस में काम में लेते हैं, कार्बोनेट एस्कों के शोधन में काम में लिया जाता है। तो यहां पर अपने पास में बेटा करेक्ट आंसर तो आ गया डी ऑप्शन। लेकिन कई बार भर्जन को पूछ लिया जाता है कि भर्जन को किस में काम में लेते हैं, तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है और आपको जाना है सल्फाइड एस्कों के पास में। और सल्फाइड एस्कों का प्रयोग करने के लिए कौन सी विधि को काम में लेते हैं, भर्जन विधि को काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मिले दो महत्वपूर्ण जानकारियां। अब देखो, बात करते हैं सुमेलित नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया हुआ है। सिनाबार मरकरी का एस्क है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एस्क है, गेलेना लेड का या शीशे का एस्क है, और डोलोमाइट सोडियम का एस्क है। आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो क्या आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रयास कीजिएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। यहां पर आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। शानदार सा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके पास में आपको जाना है। तो मेरे लाडले ध्यान देना, सिनाबार बिल्कुल मरकरी का एस्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, HgS। फिर इसके बाद में बॉक्साइड एल्यूमिनियम का, और याद रख लेना इसका जब फॉर्मूला बना देता हूं तो क्या बनाऊंगा, Al2O3। तो बिल्कुल ये भी राइट है। अब इसके बाद में गेलेना, और गेलेना किसका है भाई, सीसा का, जिसको क्या बोलते हैं, PbS। अब आपके पास में कौन सा है, डोलोमाइट। डोलोमाइट बेटा सोडियम का नहीं है, लॉक कर लेना। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का है। किसका है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। और किसके रूप में है, इतना ज्यादा गहराई से बता रहा हूं, दिमाग में छाप लेना, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये जो डोलामाइट होता है वो एस्क के रूप में पाया जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन हुआ। अब देखो बेटा, आगे हम जानकारी को बढ़ाते हैं और आपके सामने और एक अच्छा क्वेश्चन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्धतम धातु की प्राप्ति होती है। बिल्कुल आप आराम से क्लास को बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। आज एक ही क्लास में हम मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल पर चर्चा करेंगे। मेरा दावा है कि यहां से कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्धतम धातु की प्राप्ति होती है, कैथोड पर, एनोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर, या फिर कोई नहीं। दो करेक्ट आंसर। यहां आप किसको लॉक करने वाले हैं, देखो किसकी बात कर रहा है, विद्युत अपघटन की शुद्धतम धातु की बात कर रहा है। बेटा याद रखना, यहां पर हम किसके पास में जाने वाले हैं, ए ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। कैथोड यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर होगा। हमें कैसे पता चला, तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, और जब सोडियम क्लोराइड के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और इसका कैसा विलयन लेते हैं हम, जलीय विलयन लेते हैं। बिल्कुल, तो देखो क्या होता है कि सोडियम धातु कहां पर प्राप्त होती है, कैथोड पर, और साथ ही कैथोड के ऊपर कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है, हाइड्रोजन। और क्लोरीन गैस किसके ऊपर प्राप्त होती है, ध्यान देना, क्लोरीन गैस किसके ऊपर प्राप्त होती है, यहां पर अपने पास में एनोड के पास में। ये आपके पास में छोटी सी इक्वेशन है। तो देखो विद्युत अपघटन विधि में अच्छी धातु किस पर प्राप्त होती है, कैथोड पर। अब देखो अगला क्वेश्चन, और दो इसका करेक्ट आंसर, सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन है। इसका करेक्ट आंसर आना जरूरी है। वर्तमान में ईंधन की ज्यादा आवश्यकता होती है। किससे ज्यादा कैलोरी के अंदर ऊष्मा प्राप्त होती है, CNG से, LPG से, गैसोलीन से, या फिर हाइड्रोजन से। ये चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ठीक लग रहा है आपको, कौन सा अच्छा लग रहा है, किसको लॉक करने वाले हैं आप, यानी सर्वाधिक ऊष्मीयमान का ईंधन कौन सा है। क्या मैं लॉक कर दूं CNG को, या फिर LPG को, या गैसोलीन को, या फिर हाइड्रोजन को। बिल्कुल देखो यहां हमें लॉक करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्तमान में CNG का क्रेज चल रहा है, तो हम CNG की ओर भागते हैं और वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का पाया जाता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, रबर की वल्कनीकरण प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है।
रबर की वल्कनीकरण के अंदर कौन सी गैस, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन। दो करेक्ट आंसर। यहां आप किसको लॉक करने वाले हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। रबर की वल्कनीकरण, जब रबर की गेंद बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर स्पंज का गुण पाया जाता है, उनमें उछलने का गुण पाया जाता है, जिसको वल्कनीकरण प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और वो कौन सी गैस के कारण से होता है? तो बेटा याद रखना इसको, ये एग्जाम में एक अच्छी डोज है। हम यहाँ पर किसके पास में जाने वाले हैं? सल्फर अधातु के पास में जाने वाले हैं। यानी अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो बी ऑप्शन है। इसके बाद में इसके बारे में, सल्फर के बारे में देखो थोड़ी सी और बात बता देता हूं। प्याज और लहसुन, जब हम बात करते हैं प्याज और लहसुन, इन दोनों का जो तीखापन है, कैसापन है? तीखापन है, वो भी किसके कारण से होता है? सल्फर के कारण से होता है। तो ये एक आपके लिए अतिरिक्त जानकारी थी कि सल्फर क्या काम आती है और सल्फर है क्या, तो आपको याद रखना एक धातु है, ठीक है ना। और जिसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या होता है? एक प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसकी जो विद्युत ऋणता जो होती है या इसकी संयोजकता होती है वो -2 मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्या कहना चाहता है? जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के घटक बताइए। कर दो लॉक इसको। फिर से एक गिलास पानी लेकर के पीना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है कि यहां पर हम किसको लॉक करने वाले। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, कॉपर जिंक और निकल, और लेड और टिन, ये आपके सामने ऑप्शन है। और किसको मिलाकर के हम बना देते हैं? जर्मन सिल्वर। तो बेटा यहां पर आपको जाना होगा किसके पास में? सी ऑप्शन के पास में। कॉपर होगा, जिंक होगा और कौन होने वाला है? यहां पर निकल होने वाला है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हुआ, है ना। शानदार जानकारी। बिल्कुल इसी सीक्वेंस को जारी रखते हैं और आपको एग्जाम की दृष्टि से एक और अच्छी खुराक देके जा रहा हूं। प्रोड्यूसर गैस नामक गैसीय ईंधन का मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का हाइड्रोजन, या फिर मेथेन, या फिर प्रोपेन व ब्यूटेन। ये देखो कितना धमाका आपके सामने, कितना शानदार क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस नामक गैसीय ईंधन का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। बेटा याद रखना, इसके अंदर आपको लॉक कर देना है। किसको लॉक कर देना है? किसको लॉक कर देना है? किसको लॉक कर देना है? ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना है। और जब जब आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, ये एक प्रकार का देखो कैसा है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है। ये अपने पास में क्या होता है? जल ईंधन होता है। कैसा ईंधन होता है? जल ईंधन होता है। एक तो ये याद रखना। और ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ये एलपीजी का मुख्य घटक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक माना जाता है। और बेटा ये जो डी ऑप्शन है, ये 5 स्टार ले लो बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार ऐसा पूछा गया कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, तब आपको नोट करना पड़ेगा प्रोपेन और ब्यूटेन को, ठीक है ना। और ये जो मेथेन है, इस मेथेन को हम क्या कहते हैं? बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसको हमें जैव गैस के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो परबल क्षारक धातुओं के उदाहरण, परबल क्षार धातुओं के उदाहरण लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आज ही हमने चर्चा किया था ये तीनों ही धातुएं कैसी होती है? प्रबल क्षार धातु होती हैं। तो यहां अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब एक और शानदार सा क्वेश्चन जिसके बारे में हम वैसे तो पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माचिस निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस का, सल्फर का, एंटीमनी का, या फिर इसके बाद में डी ऑप्शन, ये सभी का। तो आपको याद रखना है कि माचिस के निर्माण में हम किसको काम में लेते हैं? एंटीमनी को काम में लेते हैं, लाल फास्फोरस को काम में लेते हैं, साथ साथ में हम सल्फर को काम में लेते हैं। तो आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर मेरे डियर हमने बात किया धातु, अधातु और उपधातु के ऊपर, जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट और डाटा रहा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, हर एक विद्यार्थी तक ये सेशन पहुंचना चाहिए, ताकि CET 10+2 के सारे मेरे लाडले इसको आसानी से क्रैक कर लें,
इसके अलावा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी जो मेरे साथी हैं उन सबको लाभ मिलना चाहिए। इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ में नया आगाज करेंगे और एक जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। एग्जाम की दृष्टि से उसको इतना इजी बना देंगे। आप इस क्लास को यदि ज्वाइन करते हैं इस प्रकार की क्लासों को, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।